1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया था, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी विक्टोरिया के हाथ में भारत का शासन व्यवस्था चला गया। नमस्कार, मैं आफाक सर एनसीईआरटी के क्लास में 1858 के बाद के प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग बातें करेंगे 3 बिंदु पर। पहला बिंदु होगा श्रम संबंधी कानून, दूसरा होगा प्रेस पर प्रतिबंध और तीसरा होगा जातीय शत्रुता। तो सर्वप्रथम हम लोग श्रम संबंधी कानून पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 19वीं सदी में आधुनिक कारखाना और बागान के मजदूरों की हालत भारत में काफी दयनीय थी। ड्यू टू कहा जा सकता है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भारत में जो है एक तरह से ब्रिटिश शासन का सत्ता था और वो शोषणकारी था, यानी साम्राज्यवादी शासन ने भारत का जो है शोषण कर रखा था, जिस कारण भारत में जो भी कारखाना या मजदूर हैं उनकी हालत भारत में दयनीय थी। एक ध्यान देंगे फैक्ट के तौर पर 12 से 16 घंटे तक उनको काम करना पड़ता था। आराम के लिए सप्ताह में एक दिन भी उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। स्त्री और पुरुषों को भी जितना ही काम करना पड़ता था उतना ही बच्चों को भी काम करना पड़ता था, यानी स्त्री पुरुष को भी पुरुषों जितना ही काम करना पड़ता था। मजदूरी भी काफी कम थी, प्रति माह 4 से 20 रुपए तक उनको दी जाती थी। कारखाना जो है लोगों से भरे होते थे, जैसा कि हम लोगों को पता है। वहां पर जो है ना ही प्रकाश थी ना समुचित वहां पर अच्छे तरीके से, यानी एक तरह से इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, उनको काम करने का एक अच्छा माहौल नहीं दिया गया था, जहां हवा प्रकाश गंदे तरीके से थे, मशीनों पर काम करना पड़ता था, यानी उनका जीवन जो है एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है जोखिम भरा था। यानी उनका जीवन जो है पूरी जोखिम भरा था, यानी काफी खराब इन्वायरमेंट में कार्य करते थे। यूं तो भारत सरकार जो है पूंजीपतियों के समर्थक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखाना की बुरी स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े। वो जो कदम उठाने पड़े वो भी काफी अपर्याप्त थे। रीजन साफ है कि वो ब्रिटिश केवल लाभ कमाना चाहती थी और भारतीयों का वो हित नहीं करना चाहती थी। इन कारखानों में से अनेक भारतीयों के थे। इनके बारे में सरकार मानवीय भावनाओं से अंशतः ही प्रेरित होती थी। क्योंकि किसी प्रकार का मानवीय जो आधार होना चाहिए इन कारखानों में बिल्कुल उसका अभाव था। यानी इसका सारांश अगर हम लोग देखा जाए तो लोगों का रहन सहन जो है यानी जो मजदूर लोग हैं उनका काफी दयनीय था और उनके साथ कारखाना में भी एक अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था। अब यहां पर पॉइंट आता है कि फिर भी भारत में उसने जो है फैक्ट्री अधिनियम क्यों लाया, तो उसके पीछे रीजन अगला पैराग्राफ पॉइंट में मिलता है कि ब्रिटेन के उद्योगपति फैक्ट्री कानून बनाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे थे। उनको लग रहा था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें प्रतियोगिता देने लगेंगे, चूंकि भारत में कई उद्योग जो है भारतीयों का भी था। यानी ऐसा ना हो कि ब्रिटेन के उद्योगपति को जो है भारतीय उद्योगपति कंपटीशन देना शुरू करें। इसी कारण से उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम कब आया? 1881। पीटी का पॉइंट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर। इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित था? तो बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया 7 वर्ष से कम के बच्चों को इसमें कारखाना में कार्य में नहीं लगाया जाएगा, यानी इसमें बच्चों के लिए प्रावधान था। दूसरा यहां पर प्रोविजन था 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को 9 घंटे से अधिक काम पर नहीं लिया जाएगा, यानी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां भी मिलेगी। इस कानून में खतरनाक मशीनों को अच्छी तरह अलग थलग रखने की भी व्यवस्था थी, यानी जो भी हैजार्ड वाला इंडस्ट्री है उस तरह का उसको अलग चिन्हित करने की बात करता है। दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में बनाया गया था। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी, यानी फर्स्ट टाइम जो है भारत में मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी का जो प्रोविजन है वो सेकंड फैक्ट्री अधिनियम में लाया गया। स्त्रियों के लिए भी प्रतिदिन काम का 11 घंटा निश्चित किया गया, यानी अब सेकंड फैक्ट्री अधिनियम में जो है स्त्रियों के लिए कार्य करने के लिए एक टाइम निश्चित कर दिया गया कि 11 घंटा उनसे काम लिया जाएगा। बच्चों के लिए भी काम का समय घटाकर 7 घंटे कर दिया गया, मगर पुरुषों के लिए काम के लिए किसी प्रकार का उसमें कोई सीमा तय नहीं किया गया कि उनसे कितने समय तक उनसे कार्य लिया जाएगा।
अब आते हैं ये मजदूर कहां काम कर रहे हैं, बागान मालिक का भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो चाय और कॉफी के बागानों के मालिक अंग्रेज थे, यानी हम लोग अब चाय और कॉफी के जो बागान थे, चूंकि आपको पता ही होगा चाय कहां से आया था, तो आपको पता होगा चाय जो है हम लोग बाहर से लाए थे और असम में इंप्लीमेंट किया गया है ना। और दूसरा है हमारा जो है नीलगिरी के पास में जो है हम लोग कॉफी को प्लांटेशन हुआ था। तो चाय और कॉफी का जो है बागान के मालिक जो है वो अंग्रेज थे, और दोनों में से कोई भी कानून नहीं लागू किया गया था, यानी चाय और कॉफी के बागानों में इस प्रकार के किसी तरह का कानून नहीं था। यानी विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अधिक निर्मम शोषण करने के सरकार ने हर तरह का एक तरह से सहायता दी। यानी कहने का मतलब है सरकार के सरपरस्ती में जो है चाय और कॉफी के बागान मालिकों में मजदूरों का शोषण हो रहा था। अधिकांश चाय बागान असम में स्थित है, जैसा कि हम लोगों को पता है वहां आबादी भी कम थी, जहां जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकर भी थी वहां पर। तो बागानों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए वहां पर जो है यानी बाहर से लाने पड़ते थे उनको, बाहर से वहां माइग्रेट करके, और उनका सर्वाइवल मुश्किल था और उनके लिए कोई छुट्टी की व्यवस्था भी नहीं था। यानी कोई भी इस तरह का कानून इन पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। बाहरी मजदूरों को बागान के मालिक अच्छा वेतन देकर नहीं लाते थे। पहले से हम लोग पता है कि औपनिवेशिक चरित्र का मूल कारण होता है उनका शोषण करना। धोखाधड़ी करके उनको बलपूर्वक भी लाया जाता था, कई बार तो कहीं पर बेगार भी करवाया जाता था। बेगार मतलब बिना वेतन के। उन्हें लगभग गुलामों की तरह रखा जाता था। भारत सरकार ने इन बागान मालिकों की पूरी सहायता की तथा उनकी सहायता के लिए कुछ 1863, 65, 70, 73, 80, 82 में जो है क्या किया गया, दंड कानून लाया गया। हालांकि कोई मजदूर किसी बाग पर जाकर काम करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद काम करने से वो इनकार नहीं कर सकता था। यानी वो जब एक बार एग्रीमेंट कर लेता था तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण वो चंगुल में फंस चुका होता था। अब मजदूर द्वारा अगर किसी प्रकार का इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का अगर उल्लंघन होता था तो उनके लिए वो क्या था, एक प्रकार का दंडनीय अपराध था। अभी भी उभरता हुआ ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव में 20वीं सदी में कुछ बेहतर श्रम कानून बने। यानी श्रम कानून 19वीं सेंचुरी का लगभग एक जैसा था और 20वीं सदी में जाकर श्रम कानून में एक बड़ा व्यापक थोड़ा सा सुधार हुआ जो थोड़ा बहुत माना जा सकता है कि हितकर है। यानी भारतीय मजदूर वर्ग की हालत में हालांकि फिर भी अत्यंत दयनीय बनी हुई थी। औसत मजदूर को पूरा भोजन वस्त्र भी नहीं मिलता था। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूर की स्थिति काफी दयनीय थी। निरंतर वो निर्धन होते जा रहे थे। इसी कारण से एक स्टेटमेंट है जो जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार है, आर्थिक इतिहासकार है, उनका मानना है, प्रोफेसर यूर्गेन कुतिस्की है। 1938 में इन्होंने कहा था, आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। जब आप कभी लिखने लगे तो इस स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से बताया गया है भारत के मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो हम लोगों ने श्रम संबंधी कानून में एक 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में थोड़ा बहुत व्यापक बदलाव किए गए, पर फिर भी कुल मिलाकर इनका निरंतर शोषण जारी था। और जो फैक्ट्री अधिनियम भी लाए गए वो इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकर नहीं था। अब आते हैं कि 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन में प्रेस के लिए क्या प्रोविजंस थे, प्रेस पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा था, प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रेस पर प्रतिबंध। भारत में छापे खाने की शुरुआत तो अंग्रेजों ने ही की, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है। इस तरह से एक आधुनिक प्रेस की बुनियाद जो है अंग्रेजों के काल में ही डला है। शिक्षित भारतीयों ने जल्द ही समझ लिया कि जनमत को शिक्षित करने और आलोचना तथा निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए प्रेस एक महत्वपूर्ण होगा। तो यहां से आप लोग बातें कर सकते हैं कि प्रेस का एक इंपॉर्टेंस है कि प्रेस के माध्यम से क्या किया जा सकता है। दूसरा है समाचार पत्र आरंभ करने और उन्हें एक सशक्त राजनीतिक साधन बनाने में सबसे पहला व्यक्ति, जो हम लोग पूर्व के चैप्टर्स में भी अध्ययन किया है, तो राजा राममोहन राय थे। विद्यासागर है, दादा भाई नौरोजी है, जस्टिस रानाडे है, कर्जनकार है, मेनन, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और दूसरे भारतीय जो भी लीडर हैं उस समकालीन, उन सब लोग ने, जो राष्ट्रवादी नेता लोग हैं, उन लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।
सबसे पहले चार्ल्स मेटकॉफ 1835 ने भारतीय प्रेस के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। हालांकि इससे पहले जो 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी अंग्रेजों ने प्रेस पर 1823 में प्रतिबंध लगाया था, जो चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है प्रेस पर जो है प्रतिबंध को हालांकि हटा दिया, इसीलिए उसे मुक्तिदाता भी कहते हैं, यानी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत उसका किया, लेकिन राष्ट्रवादी धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में एक खास कार्य के लिए कर रहे थे, और वो आपको शायद पहले से पता है, राष्ट्रवादी चेतना को जगाने के लिए। चूंकि सरकार का वो आलोचना करते थे, प्रतिक्रियावादी नीति, रिएक्शनल था, आलोचना करने के लिए, और प्रेस के यानी इसी कारण से आप गौर कीजिएगा, अंग्रेज जो है निरंतर प्रेस से जो है विरोधी होते चले गए, और इसी कारण से प्रेस पर जो है या उनकी आजादी पर जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे, यानी उनकी आजादी को कम करने का फैसला किया। और इसी क्रम में, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ा देखने को मिलता है घटना, वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में, और इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आजादी पर कड़ी बंदिशें लगा दी, यानी उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। भारतीय राष्ट्रवादी जनमत तब तक जागरूक हो चुका था, और उसने इस कानून को बनाए जाने का जोरदार विरोध किया, और चोरी छिपे लोग जो है घर घर छापाखाना होने लगा और छापने लगे रीजनल लैंग्वेज में। क्योंकि इसमें बड़े कड़क कानून थे, और इसमें था कि बिना सरकार को बताए हुए कोई चीज छापा भी नहीं जा सकता है। तो हालांकि इस विरोध का तत्कालिक प्रभाव पड़ा, 1882 में इसे रद्द कर दिया गया, और इसके बाद लगभग 25 वर्षों तक भारतीय प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता मिली, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा काफी नहीं था, सरकार के निर्देशन के अनुसार ही चल रहा था, मगर फिर भी जो है इसने एक बड़ी भूमिका निभाई। और जैसा कि आपको पता है, 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समय में भी बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि फिर से उसके बाद जो है प्रेस को लेकर 1908 और 10 में कड़े प्रेस कानून भी लाए गए, और आपको पता है तिलक को भी इसी कारण से जो है क्या करना पड़ा, जेल जाना पड़ा था। अगला है 1857 की क्रांति के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए 1858 के बाद, खासकर विशेषकर, तो वो जातीय शत्रुता में कैसे देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चीज है जातीय शत्रुता में, एक ही चीज याद रखेंगे, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया गया। तो भारतीयों पर अंग्रेज हुकूमत बनाए रखने के लिए उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक था, क्योंकि आपको पता होगा कि हमेशा अगर किसी के साथ नियर अबाउट रहते हैं तो वो आपका इंपॉर्टेंस नहीं समझता, इसलिए सामाजिक दूरी से ही जो है वो, बल्कि भारतीयों से कटे रहकर जो है वो क्या करना चाह रहे थे, हमारे भारत पर जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, और शासन को अपना जो मजबूत आधार देना चाहते थे, यानी उनका एक मानना था। और अपने को वो बोलते थे हमेशा सुपीरियर, जातिगत श्रेष्ठता साबित करते थे। वो भारत को जो है कह सकते हैं कि एक तरह से जंगली के तौर पर देखते थे, असभ्य देखते थे, तो जातीय दृष्टि से श्रेष्ठ भी मानते थे। 1857 के विद्रोह में, और विद्रोह के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा किए गए अत्याचारों ने भारतीय और अंग्रेजों के बीच खाई को और भी बढ़ा दिया था। रीजन साफ है, चूंकि अपने आप को वो अहंकारी, श्रेष्ठ, सुपीरियर मानते थे। अब अंग्रेज जो है खुलकर जातीय दंभ भरने लगे, दिखाने लगे। केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित रेलों के डिब्बे, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, पार्क, जितना भी चीज थे, क्लब, ये सब जगह नस्लवाद का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स जहां जहां मिला, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में भी था और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। भारतीय स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट है, हम भारतीयों को नस्लवाद के सभी रूपों का ज्ञान ब्रिटिश शासन के आरंभ काल से हो रहा है। यानी ये इस तरह का नस्लवाद का भेदभाव जो है पहले के काल से ही देखने को मिलता है। इस शासन की पूरी विचारधारा भद्रजन और स्वामी जाति की ही रही, यानी हमेशा ध्यान दिया जा सकता है कि ये विचारधारा जो है अपने को जो है स्वामी जाति जो है सुपीरियर है ऐसा मानते हैं। सरकार का पूरा ढांचा इसी विचारधारा पर आधारित था। स्वामी जाति कहने का मतलब साम्राज्यवाद में ही निहित था, यानी साम्राज्यवाद का पर्पस। या साम्राज्यवाद होता है कि एक विकसित राज्य दूसरे राज्य पर जो है वो अपना कब्जा जमाए हुआ है, उसका अपने साम्राज्य का विस्तार करके उन पर कब्जा जमाए हुआ है।
हालांकि दुराव छिपाव नहीं था, इस शक्ति संपन्न लोग खुलकर इसकी घोषणा भी करते थे। यानी ऐसा नहीं कि चोरी छिपे इस तरह की बात बोल रहे हैं, इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों में से कहीं अधिक प्रभावी यह व्यवहार था, इन शब्दों के साथ जुड़ा होता और पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल ये एक राष्ट्र के रूप में भारत और व्यक्तिगत रूप से भारतीयों को अपमान, घृणा, अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज एक शासक जाति है और उन्हें हम पर शासन करने और बंधन में रखने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। अगर हम विरोध करते हैं तो हम शासक जाति के सिंह समान गुणों की याद दिला दी जाती थी। कहा जाता था कि शासक जो हैं वो सभ्य हैं, बड़े हैं, और उनको हम लोगों को इस तरह की याद दिला दी जाती थी। तो इस प्रकार से भारतीयों के साथ निरंतर भेदभाव किया जा रहा था। यही हम लोग देखते हैं जो प्रशासनिक ढांचा था, क्योंकि पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के कारण थोड़ा बहुत जो है भारत में बदलाव लाने की कोशिश की गई, मगर बाद के काल में चाहे वो श्रम कानून हो, प्रेस पर मामला हो या जातीय हो, इन सब चीजों को निरंतर अपने हित के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रयोग किया और औपनिवेशिक शासन का बिल्कुल यही चरित्र होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।